नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में अब से आपकी जो है 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम 1500 प्रश्न देखते थे, लेकिन अब इन प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। जैसा जैसा आपका सहयोग बढ़ रहा है चैनल पे, उसी प्रकार हम जो है 1500 से अब 200 प्रश्न जा रहे हैं, और अगर संभव हुआ तो इससे आगे भी जाएंगे कि आप जो है परीक्षा में अपना बेस्ट दे सकें। और ये प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए थे, और ये जो है प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है, जो 16 से 20 प्रश्न आते हैं पीआरटी में, सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर जो है 6 to 8 सोशल साइंस में हिस्ट्री जिनका है, और साथ में जो 9-10 में जिनका टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री है, सबके लिए जो है महत्वपूर्ण है। और ये यही प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री के, और इनसे अलग जो है आपकी परीक्षा में कहीं भी पेपर नहीं आएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सभी वर्गों के लिए 6 से 8 से जीएस 11-12 के लिए जो जीएस पार्ट सेकंड में जो 40 प्रश्न आते हैं, 40 में जो 8 प्रश्न आपके हिस्ट्री के आते हैं, वो सभी प्रश्न जो है इस सीरीज से आपको मिल जाएंगे। और आज हम आपको फिर से एक बार, जो हम तो कई बार आपको दिखा भी चुके हैं कि बीपीएससी प्रश्न पूछता कहाँ से है। कोई नया प्रश्न नहीं बनाता बीपीएससी। सभी लोग जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं वो जान गए हैं। और हम जो है ट्री 1 में, ट्री 2 में, ट्री 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सब हम जो है बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में देखते हैं नहीं, और उसमें अगर डायरेक्टली नहीं होता तो इनडायरेक्टली वहाँ से पूछा जाता है। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यह सीरीज जो है बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद फिर हम आपके लिए 20 मई से सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट वाइज मैराथन लाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज मैराथन को जल्दी लेके आएँ, तो आपको जो है वीडियो को लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। आप लोग जो है लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, और जिसके वजह से जो नए अभ्यर्थी हैं उनको एक अच्छा फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जो है अपनी आवाज़ उठाइए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पीआईक्यूज़ जो है बीपीएससी प्री की परीक्षा के लिए जल्दी चाहिए तो। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस पर जो है विचार ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। तो इस प्रश्न को लेने का एक कारण है, तो आइए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक मूवमेंट था, आंदोलन था 1919 में। ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। और ये आपको नाई धोबी बंद जो आंदोलन है इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो है ये किसानों का संगठित विद्रोह जो है खुल के सामने आया था, इसके वजह से। और फिर जो है प्रतापगढ़ जिले में जो है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार जो है की घटना हुई। और इसमें जो है कौन इसके लीडर थे, तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रश्न से भी महत्वपूर्ण, इस प्रश्न को लेने का कारण क्या है, बाबा रामचंद्र। बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। इन्होंने जो है एक नया चेहरा बन के उभरे थे, और इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली थी और उसको मजबूत बनाया था। और फिर जो है इन्होंने क्या किया था, अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया था, और जिनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम उस प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो बाबा रामचंद्र ने की थी। और बाबा रामचंद्र कहाँ, किस आंदोलन से उभरे थे, तो हमने अभी देखा है इस आंदोलन का क्या नाम है, तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट मूवमेंट, जो कि 1919 में प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। और आपको बाबा रामचंद्र जो है नाम ध्यान रखना है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी 1920 में, तो बाबा रामचंद्र ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। और साथ में जो है जवाहरलाल नेहरू भी जो है इसके संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। तो बाबा रामचंद्र ने स्थापना की थी किसके सहयोग से, तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के मदद से जो है अवध किसान सभा की स्थापना की थी। और इसको जो है अवध किसान सभा के रूप में भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था लगान का नकद में परिवर्तन। और अवध का जो एका आंदोलन है ये जो है मदारी पासी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, मदारी पासी के नेतृत्व में। प्रश्न कई बार पूछा गया कि अवध का जो एका आंदोलन हुआ था, एका मूवमेंट हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो मदारी पासी। और यहाँ पे आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। और ये 1921-22 में हुआ था, और पिछड़ी जाति के जो मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, जो उत्तर प्रदेश में जगह पड़ते हैं, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ये इनका कार्य क्षेत्र था। और किसानों की जो मुख्य शिकायतें क्या थी, तो लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की जो प्रथा थी, उससे किसानों को समस्या थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, और जो जमींदार के गुर्गे होते थे, ठेकेदार, वो किसानों को प्रताड़ित करते थे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
और बीपीएससी स्पेशल के साथ में ये जो है यूपीएससी के भी फेमस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो है क्या योगदान रहा है। और स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित माने जाते हैं और बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित ये अग्रणी नेता थे। और इन्होंने जो है क्या किया था? तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न परीक्षा में और टीआरई में ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। आपका अब रिवीजन भी होना स्टार्ट हो गया होगा। जो भी साथी हमसे एक हफ्ता पहले भी जुड़े हैं और जिन्होंने भी ये 1500 PIQs की सीरीज कंप्लीट कर ली जो अब 2000 के नाम से जानी जाएगी, तो उसमें जो है आप लोगों का अब रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछा गया था प्रश्न, तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। फिर अगला है, इन्होंने क्या किया था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो है स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और ये कहाँ पे की थी? तो लखनऊ में। और कब की थी? तो 11 अप्रैल 1936 को। बहुत महत्वपूर्ण है, 11 अप्रैल 1936 को। और जो है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और साथ में जो है इसके जो सचिव थे, दोनों लोग को याद रखिएगा, NG रंगा। तो NG रंगा सचिव थे अखिल भारतीय किसान सभा के और स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे अखिल भारतीय किसान सभा के। और यह प्रश्न 1000 बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। फिर है अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। और आप साथ में देख पा रहे हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इससे पहले इंडिकेट नहीं करता था। कारण यही है कि कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो इसलिए जो आप देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड मेयो के काल में। और इसका जो कार्य है, आइए देखते हैं। और अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। और जनगणना का क्रमवार आकलन, जो प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, तो आपको ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रथम नियमित जनगणना भारत में कब हुई थी, तो 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन कब से कब थे? 1880 से 1884। और लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था जिसको बोलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक, ऐसे ही प्रश्न आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे इससे संबंधित, और 1872 में कराई गई थी। और साथ में जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न टीआरई में क्या पूछा था कि जनगणना का कार्य कब पूरा हुआ था? तो जनगणना का कार्य जो है 1871 में पूरा हुआ था। और इसको पब्लिश कब किया गया था? प्रकाशित कब किया गया था? पब्लिक यानी भारत की जनता के सामने कब रखा गया था ब्रिटिश सरकार ने? तो 1872 में। तो ये आपको ध्यान रखना कि कार्य हुआ था, कार्य संपन्न हो गया था जनगणना का 1871 में ही। और इसको जो पहली बार प्रकाशित किया गया था 1872 में। तो जब पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 1872 आंसर है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रश्न था 1872 आंसर नहीं दिया था और दिया था कि कार्य कब पूरा हुआ था, तो 1871 वहाँ पे आंसर था। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो जनगणना चल रही है वो 15वीं चल रही है। ये पहली है और 15वीं चल रही है। तो 15वीं जनगणना 2011 वाली जो जनगणना है 15वीं है और ये पहला है। और इसके अलावा जो महान विभाजक वर्ष, कहीं भी प्रश्न टपक सकता है, तो महान विभाजक वर्ष किसको बोलते हैं? तो महान विभाजक वर्ष 1921 को बोलते हैं। 1921। कारण बस इतना ही है कि 1921 से पहले भारत में जो है हर 10 साल पे जब जनगणना कराई जाती थी, तो जो एक जनसंख्या वो घट भी जाता था। लेकिन 1921 के बाद आज तक लेके कभी जनसंख्या भारत की घटी नहीं है, बढ़ ही रही है। इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष, ग्रेट ईयर डिवाइड भी बोला जाता है 1921 के वर्ष को। फिर अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको भारत की जो सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1871 में। और भारत के जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन कब लाया गया था? तो 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और फिर ब्रिटिश जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, क्राउन का मतलब होता है सम्राट या सम्राज्ञी, तो ब्रिटिश सम्राट के डायरेक्टली अधीन कर दिया गया। और फिर जो है अब चूँकि भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया जाना था ऑफिशियली, तो ये कब काम हुआ? 1871 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब, और यहाँ पे जो है ये भी ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो कैसरे हिंद इनको मिला था। और इसके अलावा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिली थी।
फिर आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो आपको ध्यान रखना कि पहला दिल्ली दरबार था, 1877 में पहला दिल्ली दरबार था, 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तीसरा दिल्ली दरबार बहुत महत्वपूर्ण है, 1911। तो 1911 का जो दिल्ली का दरबार है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम आगे प्रश्न देखेंगे। और 1877 का पहला था, 1903 का दूसरा था और 1911 का तीसरा। 3 दिल्ली दरबार हुए थे भारत के इतिहास में। और जो 1858 में जो हुआ था वो शाही दरबार उसको बोला जाता है। वो हुआ था कहाँ पे? प्रयागराज इलाहाबाद में, जहाँ पे जो है महारानी का जो घोषणा पत्र जो है पढ़ के सुनाया था उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय ने, लॉर्ड कैनिंग ने। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1871 में जो है दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। और जब सरकार ने दिल्ली दरबार करके आयोजित करके 1877 में खूब सारा पैसा खर्च किया, तो इसके बाद फिर जो है ब्रिटिश सरकार को जो कह सकते हैं जो भारत में एक इमेज जो है बहुत ख़राब होने लगा और फिर लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और यही कारण था कि आगे चल कर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो जो है ब्रिटिश सरकार ने कोई भी अवरोध नहीं पैदा किया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि अंदर ही अंदर जो है लोगों में असंतोष है। 1878-77 में देख सकते हैं, 1878 में तो ये जो मतलब ये जो दौर है पूरा 1870 से लेकर 1880 का, बहुत सारे अकाल पड़े और जो किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो असंतोष बहुत ज़्यादा था। और ऐसा भी अंदाज़ा था कि 1870 से बाद जो है 80 के बीच में जो है क्रांति जैसा कुछ माहौल हो सकता है। तो इसलिए जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो वहाँ पर जो है उसमें आप देखते हैं कि उसका जो संस्थापक था A.O. ह्यूम, वो अंग्रेज़ था। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने भी कोई अवरोध नहीं पैदा किया था। आगे चलकर जब कांग्रेस ने जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ना शुरू किया, तब फिर जो है ब्रिटिश सरकार से जो है सामने सामने फेस टू फेस वहाँ पे चीज़ें हुई, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो C.R. दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए की थी। और जो वल्लभ भाई पटेल का जो नेतृत्व था, आपको इसका बैकग्राउंड जानना है प्रश्न का, तो 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया था तो फिर उसके बाद जो है 12 फरवरी को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था मार्च में, और उसके बाद फिर जब गांधी जी जेल में थे और फिर जो है अधिवेशन हुआ 1922 का गया अधिवेशन हुआ। आप सभी जानते हैं गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो C.R. दास ने की थी। और C.R. दास ने जो है और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव थे उस समय कांग्रेस के, और इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है एक प्रपोजल दिया था कि राज्य परिषद में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वहाँ से ब्रिटिश सरकार को परेशान करते हैं और अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रखेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग जो है परिषदों को कार्य नहीं करने देंगे अपने विरोध से। और यहाँ से लेकिन फिर जो है मतभेद था किसके साथ में? और ये लोग जो है स्वराजी थे, इनको स्वराजी बोला जाता था, और जो बदलाव नहीं चाहते थे अपरिवर्तनकारी जिनको बोला गया, और अपरिवर्तनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो है अगर कांग्रेस जो है इलेक्शंस लड़ने लगेगी, राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने लगेगी, तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाने हैं, जो मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए फिर से और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो करना है ब्रिटिश सरकार के मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए, वो कमज़ोर पड़ जाएगा और हो सकता है कि सत्ता के लालच में भारतीय जो है कमज़ोर हो जाए, कांग्रेस कमज़ोर हो जाए। तो इसलिए जो है सपोर्ट नहीं किया गया था। तो उसी से जो है ये लोग नाराज़ होकर फिर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। और 1922 में गया अधिवेशन का जब लास्ट टाइम जब हो रहा था तो वहीं पे इन्होंने मतलब डिक्लेयर कर दिया था कि हम स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। और फिर 1923 में जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो इस प्रश्न का आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया? तो बढ़िया प्रश्न है ये। और इससे पहले आपको ध्यान रखना कि 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और ये साइमन कमीशन जो आया था भारत में, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी जो महत्वपूर्ण जो दल थे, पार्टियां थी, उनको बुलाया था लंदन में और वहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। और इस पर जो साइमन रिपोर्ट पे बात करके फिर वो एक नया कानून लाना चाह रहे थे। तो जो पहला हुआ था 1930 में, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर दूसरा हुआ था 1931 में, इसमें कांग्रेस ने जो है भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो महात्मा गांधी जी गए थे। और तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो पहला चीज़ कि कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे में ही केवल लिया है। पहला, दूसरा, तीसरा हुआ, दूसरे में लिया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। तो और इनके बीच में जब दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन के दौरान किस पे जो है हो गया था दिक्कत? तो दिक्कत हो गया था
दलितों के लिए पृथक मतदान। तो दलितों के लिए पृथक मतदान की मांग कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर, जैसे मुस्लिमों को दिया गया था 1909 में, तो उसी तर्ज पे मांग रहे थे। और दलितों के लिए पृथक मतदान को जो है आगे चलकर जो गांधी जी ने इसका बहुत तगड़ा विरोध किया, वो नहीं चाह रहे थे कि जैसे हिंदू मुस्लिम में विरोधाभास हुआ है, हिंदू मुस्लिमों में जो खाई पैदा हुई है पृथक मतदान की वजह से मुस्लिमों को जो दिया गया 1909 में, कहीं आगे चलकर जो है हिंदुओं के अंदर जो है ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए और हिंदू में जो है हिंदू दलितों में जो है खाई और ना गहरी हो जाए। तो इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन भी किया था आगे चलकर, जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे उस समय? ब्रिटेन के पीएम थे। 16 अगस्त 1932 को प्रश्न पूछा गया है। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक जो है पचांट की सांप्रदायिक पचांट या पचांट जो भी कह लीजिए, सांप्रदायिक अवार्ड भी बोला जाता है। तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कब की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने? तो 16 अगस्त 1932 की। और इसके विरोध में गांधी जी पूना उस समय यरौदा जेल में बंद थे, तो यरौदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तब फिर जो है क्या नाम है, और ये था क्या ये भी जान लीजिए। तो वही दलितों को पृथक मतदान के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई थी। और इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। फिर जो है पूना पैक्ट शामिल किया, जो है पूना समझौता। तो प्रश्न पूछा जाता है पूना समझौता कब पास हुआ था? तो पूना समझौता कब साइन किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पास किया गया। और इस पूना समझौते से जो है कुछ सुधार हुए फिर आगे चलकर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इस प्रश्न का आपको जो समझ में आ गया होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछे गए हैं, जो आगे हम सीरीज साथ में पैरेलल जो चल रही है तो उसमें ये प्रश्न आगे आएंगे आपको, और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, बम्बई का जो किंग थे, बम्बई का कह सकते हैं जो सबसे बड़ा उस समय जो चेहरा माने जाते थे, फिरोज शाह मेहता थे। और फिरोज शाह मेहता बहुत ही ज़बरदस्त वकील थे। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इनका मेंशन भी किया है कि जब ये मतलब वकालत करते थे कोर्ट में तो जैसे लगता था दहाड़ रहे हों, और सामने वाला तो एकदम कमज़ोर पड़ जाता था इनके सामने। और साथ में अगर बात किया जाए तो किसने किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना, और साथ में जो है केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने, 3 लोगों ने मिलकर की थी। और मुख्यतः जो है फिरोज शाह मेहता थे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, और साथ में केटी तेलांग और तैयब जी। और याद करने का एक ट्रिक और भी है कि जो है हर्षद मेहता, लेकिन उससे नहीं जोड़ते हैं। फिर अगर बात किया जाए, और बस इतना ध्यान रखिए कि बम्बई का किंग कौन? तो मेहता साहब। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें ये भी सही, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और वर्ष भी पूछा गया है, तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड दो एसोसिएशन और है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेसी उस समय जो है ये चला रहे थे। कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था यही था भारत में जो काम कर रहा था। और फिर जो है 1876 में कब किया था? तो 1876 में किसके साथ मिलकर? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, आनंद मोहन बोस भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, साथ में आनंद मोहन बोस, AMB लिख दे रहा हूँ मैं, तो आनंद मोहन बोस ने भी की थी। फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे चलकर जो है इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने, और ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं में माने जाते हैं। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पता ही है आपको। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो ये भी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यही है इंडियन एसोसिएशन, और इसका यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SNB, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछेगा कि जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन महत्वपूर्ण नेता नहीं शामिल था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं शामिल थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। कारण था कि उस समय वो जो है उसी समय के आसपास वो भारत के किसी दूसरे जगह पर वो खुद सम्मेलन कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस की स्थापना वाले सम्मेलन में 1885 दिसंबर में भाग नहीं लिया था। तो आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर सही है 1874। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला ये है कि 1863 में जो है सत्येंद्रनाथ ठाकुर को, या सत्येंद्रनाथ टैगोर, दोनों एक ही बात है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर को
जो है ये पहले व्यक्ति बने थे भारत के जिन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। और दूसरे व्यक्ति बने थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने जो है 1869 में भी किया था, लेकिन उसको किसी कारणों से रद्द कर दिया गया था। तो 1871 में उन्होंने दोबारा क्वालिफाई किया। यहाँ एज का कुछ इशू था, उम्र का कुछ इशू था, और तो फिर 1871 में उन्होंने फिर से क्वालिफाई किया। फिर 1874 में जो है इनके ऊपर एक जुडिशियल इन्होंने गलती हुई थी, इनसे अनजाने में गलती हुई थी, और इसके लिए इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। और भारत के लिए अच्छा ही हुआ कि इन्होंने फिर जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की, और फिर आगे चलकर कांग्रेस से भी जुड़े, तो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। और इनको 1874 में हटाया गया था। और ये भारत के दूसरे सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी, किसके द्वारा? तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। 3 नाम आपको ध्यान रखने, इनको नहीं ध्यान रखना है। तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने। मद्रास महाजन सभा 1884 में। इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा बचा हुआ है, और 3 आपको याद करने हैं, और ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको सभी को पता है, बेमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी बोलते हैं। तो बेमोश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। फिर है, और कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछे किसने की थी, तो 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम ने की थी। और ये कौन थे? तो ये रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उस समय रिटायर्ड थे, वो अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य हुआ था। और 28 से 30 दिसंबर 1885 को जो है, और 28 तारीख को जो है, या कह सकते हैं 28 दिसंबर को जो है कांग्रेस की स्थापना की घोषणा होती है। तो 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य जो है पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में। और कहाँ पे हुआ था बम्बई में भी? किस जगह पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये प्रश्न अभी बहुत कम पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। पहला चीज़ 1885 में हुआ था, अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम, जिनको A.O. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। फिर और कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बता दिया, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि और अध्यक्षता बेमोश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी, और इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। तो अगर पूछे कि जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कौन थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के, तो A.O. ह्यूम खुद थे। और यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, वो मैंने कारण आपको बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो असैनिक सेवक, असैनिक का मतलब होता है सिविल सर्वेंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, पता ही है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की थी। पहली बार 1886 में, फिर 1893 में, और फिर जो है 1906 में। तो आपको ध्यान रखना 3 बार ये बने थे। और इसके अलावा जो है आपको कमेंट करके बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और साथ में ये भी आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और साथ में ये भी बताना है कि प्रथम मुस्लिम जो है अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो बदरुद्दीन तैयब जी, इनका नाम अभी हमने आप ऊपर देखा था। तो बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। महात्मा गांधी ने, फिर अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम, ये भी नाम ध्यान रखना, बेलगाम कर्नाटक में एक जगह है, तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और गांधी जी ने एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये था पहला अधिवेशन और पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1924 ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी जानते हैं, इनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। और ये कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। और ये किससे जुड़ी थी? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। जब भारत आई थी तो
थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लातोस्की। तो मैडम ब्लातोस्की, तो ये 2 लोग थे, इन्होंने स्थापना किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 1882 में इस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका जो हेडक्वार्टर है ये मद्रास शिफ्ट कर दिया गया था भारत में। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने जो है 1893 में, कह सकते हैं 1893 में जो है एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था किसको, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो टीएस लिख दे रहा हूँ। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने कब ज्वाइन किया था, तो 1893 में। और इसके अलावा जो है 1907 से ये अध्यक्ष थी। तो 1907 में जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी, तो 1907 में। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण, श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग, HRL लिख दे रहा हूँ, होम रूल लीग की स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर की थी, तो तिलक ने जो कब किया था, तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, अप्रैल 1916 में। और इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, तो ये पूना में था। और एनी बेसेंट जी का कहाँ पे था, तो इनका जो था मद्रास में था। तो आपको ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट ने जो है इनका जो योगदान बहुत ज़बरदस्त था। और इनका जो कह सकते हैं 1916 का जो समझौता हुआ था उसमें भी योगदान था। जो उदारवादी और जो गर्म दल के नेता थे एक हुए थे, तो उनमें इनका योगदान था। और साथ में अगर बात की जाए, इसी वजह से जो है इनके योगदान को देखते हुए और फिर जो इन्होंने होम रूल लीग का आंदोलन स्टार्ट किया था, तो होम रूल लीग के कारण इनको जो है 1917 में, कब, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद से नवाजा गया। और इस प्रकार जो है ये भारत में पहली महिला हुई जो अध्यक्ष बनी। लेकिन जब प्रश्न पूछता है कि वो जो है मतलब ये तो था भारत में पहली कांग्रेस अध्यक्ष जो महिला हो, लेकिन अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका जो है, प्रश्न क्या पूछा गया, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया, तो आंसर आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और ये कब बनी थी, तो 1925 में। और ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो कानपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीमती एनी बेसेंट कब बनी थी, तो 1917 में। कहाँ पे बनी थी, कलकत्ता में। और ये प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है BPSC स्पेशल का, तो बांकीपुर। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि अगर बांकीपुर नहीं दिया है तो आपको आंसर पटना भी मान लेना है। और चूंकि यहाँ पे ये प्रश्न बहुत पहले का है और पटना भी माना गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पटना के बहुत करीब में ही जगह है बांकीपुर। तो 27वां अधिवेशन ये कब हुआ था, 1912 में। और 1912 में जो है ये हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के उस समय इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पूछता है RN मुधोलकर। नाम आपको ध्यान रखना है, BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो RN मुधोलकर कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 27वें अधिवेशन के। और ये जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो है इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, क्योंकि उन्होंने स्थापना की थी, तो कांग्रेस का उनको पिता कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो इसको बोला था डॉक्टर SN सेन ने। तो SN सेन का आपको नाम ध्यान रखना है। और साथ में BD सावरकर ने कहा, क्या कहा था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और डॉक्टर RC मजूमदार ने क्या कहा था, ना तो यह पहला था ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ये सब कहा था इन्होंने। और साथ में जेम्स आउटरम एक व्यक्ति थे, इनके साथ में एक लोग और थे जिनका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो जेम्स आउटरम ने जो है क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। 1857 की क्रांति को जेम्स आउटरम ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। फिर है अगला प्रश्न है, किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू जी बनी थी, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। और 1924 में गांधी जी बने थे, तो ये भी हमने देख लिया है। और ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी। और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और क्यों बनी थी, तो इनका योगदान जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
उसके वजह से। फिर पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भारत के, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत थे, अनाधिकारिक दूत। ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में, तो अनाधिकारिक दूत थे। अनाधिकारिक का मतलब अनऑफिशियल होता है। और इन्होंने जो है 1866 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इंग्लैंड में। और ये भारतीय जो राजनीतिक मसले थे उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना से 20 साल पहले से भी पहले वो वहाँ पे एक्टिव थे, इसलिए इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे सीनियर नेता थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये 1901 में पब्लिश हुई थी। और साथ में इसमें इन्होंने जो है धन का निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें बताया था कि अंग्रेज जो है भारत से सारा पैसा जो है इंग्लैंड भेज दे रहे हैं और भारत के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह जो स्टेटमेंट था सर सैयद अहमद खान ने दिया था। और इसका कारण क्या था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में मतभेद शुरू हो गए, और ब्रिटिश सरकार ने जो है बांटो और राज करो की नीति के तहत सर सैयद अहमद खान को मोटिवेट किया, प्रेरित किया। और फिर इन्होंने जो है 1888 में सर सैयद अहमद खान ने शिव प्रसाद सिंह के साथ, शिव प्रसाद कौन थे, तो बनारस के राजा थे उस समय, और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर जो है स्थापना किया था यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। इसको हिंदी में ऐसे ही नाम ध्यान रखना, ऐसे ही पूछा जाता है। और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा ऐसा नहीं आता है ज़्यादा बार। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कब स्थापना हुई, 1886 में। किसने की, सर सैयद अहमद खान ने और राजा शिव प्रसाद सिंह ने। और किसके सहयोग से हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इनको प्रेरित किया था। क्यों किया था, ताकि ये जो है कांग्रेस जो उस समय एक कह सकते हैं इसे एक पूरे भारत में एक सिंगल पार्टी थी जो भारत के हितों के लिए लड़ रही थी, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की जो एक पृष्ठभूमि उसको तैयार कर रही थी आगे के लिए। इसलिए जो है कांग्रेस का विरोध करवाने के लिए जो है इन्होंने सर सैयद अहमद खान को खड़ा कर दिया था इस संस्था के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान रखना, और इस तरीके से आपको इस प्रश्न का जो है समझ में भी आ गया कि आखिर सर सैयद अहमद खान ने ही क्यों कहा। और सैयद अहमद खान जो है फेमस थे, एंग्लो जो है मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने अलीगढ़ में, और अलीगढ़ आंदोलन के ये नेता भी माने जाते हैं। तो अलीगढ़ अगर आंदोलन पूछे तो उसके नेता कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। और इन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, जिसको आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1875 में की थी, ये कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, और आज के डेट में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। तो आप सभी को पता है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। और कब दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के बीच में। यह जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने जो है सबसे ख़राब काम क्या किया था, बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन के बारे में आप लोगों को सब क्लियरिटी हो रखी है। और यहाँ पे अगर जो भी साथी नए हों तो जो है अगर आप क्लास करना चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी बीपीएससी के हिसाब से। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बाकी प्रश्नों का विश्लेषण में हम आपको यहाँ बता भी दे रहे हैं, और साथ में कई सारे जो ज़्यादातर जो साथी हैं हमारे उनकी यहाँ पे रिवीजन भी शुरू हो गया होगा, और आपको सब याद भी आ रहा होगा, और आपका बार बार रिवाइज भी हो रहा होगा। और इसीलिए जो है मैंने यह तरीका अपनाया है ताकि आपका जो है अच्छे से तैयारी हो सके, और आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, और आप अपनी सफलता जो सुनिश्चित कर पाए एग्जाम में। तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने, और यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी तैयारी में। फिर इस बार 15 मार्च में क्या पूछा गया था, तो 15 मार्च में पूछा गया था लॉर्ड डफरिन का पूछा गया था। और लॉर्ड डफरिन ने जो कांग्रेस को क्या कहा था, तो सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहने वाला, सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का जो है प्रतिनिधि कह लीजिए, यानी कांग्रेस को इन्होंने बोला कि ये लोग जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यकों को दर्शाते हैं, बहुत कुछ इनका वैल्यू है नहीं। और साथ में इन्होंने जो है कांग्रेस को जो है फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी कहा था, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कह के किसने निरूपित किया था, तो लॉर्ड डफरिन ने, ध्यान रखना आपको। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और 1884 से 88 के मध्य कांग्रेस के
जो है मतलब भारत के ये गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का आंसर सी है। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले, आइए देखते हैं। तो 1905 में जो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये कहाँ पे की थी? तो पूना में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और बात करें महादेव गोविंद रनाडे किसके गुरु थे? तो महादेव गोविंद रनाडे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के और तिलक के। तो गोखले एवं तिलक के जो गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे थे, ये दोनों इनके शिष्य थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और गांधी जी ने और गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, जिसमें उन्होंने डिटेल में बात किया कि कैसे जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने के लिए किस प्रकार से उनको जो है एक पूरा पृष्ठभूमि तैयार किया, उनको तैयार किया गांधी जी को। और फिर आगे चलकर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नेतृत्व भी किया और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। आगे बढ़ते हैं, रजनी पाम दत्त ने, जिनको आरपी दत्त भी कहा जाता है, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो ये किसकी बात कर रहे थे? तो ये स्टार्टिंग में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो जो है कांग्रेस चूँकि नई थी और उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, तो ये जो है ब्रिटिश सरकार से बना के रखते थे कि भाई ब्रिटिश सरकार से बना के नहीं रखेंगे तो भाई हमारी नई संस्था है। तो इस पे जो है डायरेक्टली जो है ये अंग्रेज़ों से टकराते नहीं थे इतना ज़्यादा उग्र तरीके से, जिस तरीके से जो गर्म दल के नेता बात करते थे उस तरीके से बात नहीं करते थे। तो जो है उदारवादी जो कांग्रेस का धड़ा था उसके लिए रजनी पाम दत्त ने बोला था कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, यानी ब्रिटिश सरकार से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। तो उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और रजनी पाम दत्त ने जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से बुक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक एक जो है। और इन्होंने भी जो है कह सकते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश जो आर्थिक शोषण कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक हमने देख ली है। फिर रजनी पाम दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, जिसमें उस आर्थिक शोषण की बात इन्होंने भी की थी। फिर आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ में उपयुक्त में से कोई नहीं है। और ये जो है जब इनको जेल हुआ था और उसके बाद ये लौट के आए तब वहाँ पे हुआ था। आइए हम डिटेल में समझते हैं। तो जो है रैंड की हत्या की गई थी, कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर था, कहाँ का? पूना का था। और ये जो है प्लेग कमिश्नर भी था उस समय। और इसकी हत्या किसने की थी? तो आपको कमेंट करके बताना। 15 मार्च को प्रश्न पूछा गया था, तो 15 मार्च, और उस का प्रश्न पत्र हमने ऑलरेडी करा दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। तो जो है पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या कर दी थी। और तिलक ने इनको जो है दोषी पाया गया था। और किस लिए दोषी पाया गया था? क्योंकि तिलक ने जो है इस हत्या की जो तुलना है वो अफजल खान की जो हत्या की थी शिवाजी साहब ने जो की थी हत्या, उससे इन्होंने तुलना कर दी थी, जिससे जो है 18 महीने की इनको कठोर कारावास की सज़ा सुनाई दी गई थी। और जब वो जेल से बाहर आए थे तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर गए और उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्राप्त हुई। तो जो है एक घटना नहीं थी, तो यहाँ पे जो आंसर माना गया था तो ई माना गया था। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में अगर आता है तो जो ये कब बने थे, जब जेल से बाहर निकल के आए थे तब उनको लोकमान्य तिलक के नाम से धीरे धीरे जाना जाने लगा था। अचानक से इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि नहीं दी गई थी और अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद उनको जो है लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। तो ये ध्यान रखना आपको। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखना आपको। भारत की आज़ादी 15 अगस्त और ये साथ में 1906, तो आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। और ये किसके द्वारा स्थापना हुई थी? तो सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा हुई थी, तो ध्यान रखना। और अन्य लोग थे, तो सतीश चंद्र मुखर्जी नेतृत्व कर रहे थे। 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसके जो पृष्ठभूमि में हुई थी? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उस स्वदेशी आंदोलन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन को जो मजबूती प्रदान करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कलकत्ता में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? तो यहाँ क्लियर कर लीजिए कि नरम दल के नेता कौन थे? तो जो तिलक थे, नरम दलीय नेता पूछा तो नरम दल यानी
उदारवादी, दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, एम जी रनाडे नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जो ये भी नरम दल के या उदारवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। और कौन कौन थे 4 लोग महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, गरम दल 4 याद रखिएगा, बाकी अपने आप ही हो जाएंगे। यहाँ पे जो है उग्र राष्ट्रवादी यहाँ होना चाहिए, उग्र राष्ट्रवादी या जिनको गरम दल भी बोला जाता है, गरम दल के नेता। तो जो गरम दल के 4 नेता थे, 4 प्रमुख स्तंभ थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। हमने और मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षा में इनसे रिलेटेड जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, क्या स्थापना किया, क्या नहीं किया, क्या अखबार चलाए, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में कराया भी है। अगर आपके पास समय हो तो आप क्लासेस देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्लासेस हैं। बाकी PDF जो है टेलीग्राम में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आराम से देख सकते हैं। और फिर जो है आगे बढ़ते हैं, 4 आपको नाम ध्यान रखने गरम दल के, बाकी जो बचेंगे वो कौन हो जाएंगे, उदारवादी नेता हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो लाल बाल और बिपिन चंद्र पाल का पाल, तो लाल बाल पाल भी बोला जाता है, प्लस अरविंद घोष, लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष, ये 4 नेता थे। आगे बढ़ते हैं, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते थे, तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा पंजाब केसरी। तो शेरे पंजाब, पंजाब केसरी किसको बुलाया जाता था, लाला लाजपत राय जी को। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो इनकी जो है साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और लाठियों के प्रहार से घायल हो गए थे, और 17 नवंबर 1828 को इनका देहांत हो गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनका जो है लाठियों से प्रहार होने पर उनका डेथ कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1928 को, जिसका बदला शहीद आजम भगत सिंह ने लिया था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। और अभिनव भारत जो संस्था है 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये मित्र मेला, अभिनव भारत से पहले जो है मित्र मेला कहा जाता था इसको, और मित्र मेला की स्थापना 1899 में BD सावरकर ने अपने भाई के साथ में मिलकर की थी। तो BD सावरकर, और तो आपको ध्यान रखना कि BD सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की भी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, 1904 है, स्थान नासिक है, संस्थापक BD सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर 1899 में मित्र मेला स्थापित किया था, और उसी को जो है बदल के जो है अभिनव भारत में परिवर्तन कर दिया। और ये कौन गुप्त सभा थी, गुप्त सभा को क्या बोलते हैं, सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है कि जो बहुत चुपके से काम करते हैं और सरकार को पता न चले, क्योंकि सरकार को पता चलेगा तो इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, तो इस वजह से। फिर मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो सभी जानते हैं 1908, कब, 30 अप्रैल 1908। डेट भी आपको याद रखना है, BPSC से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 अप्रैल 1908। और ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो आप लोगों के सभी अभी तक के जो प्रश्न आए हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि BPSC प्रश्न पूछता कहाँ से। और आपके इस चैनल पे जो है, जो आपने जो सहयोग दिया है इस चैनल को साथ में जुड़कर, और इस चैनल को जो आपने मजबूत किया, और साथ में हमारे कई सारे जो है भाइयों और बहनों ने जो है अलग अलग अपने जानने पहचानने वालों को भी चैनल को शेयर किया है, तो उस वजह से जो एक चैनल पे जो यहाँ पे साथ में जो ट्रैफिक आई हुई है, जो कह सकते हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस चैनल को, और साथ में अच्छे से BPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं निःशुल्क बिल्कुल, और इस वजह से जो है हमें इस चीज़ की वजह से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला है। और हम आपकी परीक्षा के लिए हम जो है पूरा दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारी करते हैं। और आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए, और साथ में कमेंट और लाइक बिल्कुल करिए। और कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपके पास समय हो, जब भी समय हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ पे समझते हैं इसको। प्रश्न पूछा गया था 15 मार्च को, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे, अनुशीलन समिति से संबंधित थे, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो सब कुछ याद रखना है, मुजफ्फरपुर भी पूछा गया है, किंग फोर्ट बच गया था। और जो है दुर्भाग्य से राष्ट्रवादी आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। तो मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी गलती से। प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। तो प्रश्न पूछा गया था किसने जो है किसको फांसी हुई थी, पूछा गया था प्रश्न कि जो है मुजफ्फरपुर बम कांड में फिर जो उसका जो अभियोग चलाया गया था उसमें फांसी किसको हुई थी, तो आंसर था खुदीराम बोस। कई सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको गलत आंसर बताया था, आपको गुमराह किया था, और इस वजह से जो है, और यही कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका गलत विश्लेषण देखते हुए फिर हमने भी यह डिसाइड किया कि हम आपको जो है पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ में, आपको सबूत के साथ में आपको जो है पढ़ाएंगे। और
साथ में जो कि आपका प्रश्न गलत ना हो। और यूट्यूब जो कोचिंग्स बड़े बड़े चल रहे हैं, जो जिसका काम ही है आप लोगों का समय बर्बाद करना, इसलिए जो है अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात बाद में कर लेंगे हम लोग। तो प्रफुल्ल चाकी ने जो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। और खुदीराम बोस भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले शहीद भी कहलाए। तो ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में शहादत पाने वाले, फांसी से शहादत पाने वाले युवा थे। फिर इनमें में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द हिंदू समाचार राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। महारत्ता आप जानते ही हैं किसका था? तिलक का, जिसको मराठा कहा जाता है। तो तिलक ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये भी राष्ट्रवादी था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके एडिटर थे, संपादक थे, तो ये भी राष्ट्रवादी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं था। और टाइम्स ऑफ इंडिया आप आज के डेट में भी देखते हैं, तो ये राष्ट्रवादी कहाँ से हो जाएगा? तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो दे दिया गया है जो प्रमुख हैं। तो द हिंदू के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू आज भी चलता है, तो ध्यान रखना है। और ये साउथ का है, तो साउथ का है तो सुब्रमण्यम अय्यर हो गए। फिर केसरी, तो केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संपादक थे। हिंदुस्तानी ये आपको ध्यान नहीं रखना है, इसके लिए सुधारक ध्यान रखना है। तो सुधारक के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुधारक जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? तो यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, हिंदू पैट्रियट का जो संपादक था हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर। तो प्रश्न का आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ध्यान रखना है, कई बार परीक्षार्थी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में या बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, तो उस वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी करके आगे बढ़ के बाद में पता चलता है अरे भाई आनंद मोहन बोस भी था। तो सबसे ज़रूरी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 विकल्प दिए गए हैं, तो परीक्षा में सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थी यही करते हैं कि 5 प्रश्न ही नहीं, 5 विकल्प ही नहीं देखते हैं। 3 ही देखने हैं, 2 तो आपको पता ही होते क्या है। तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। फिर है होम चार्जेस है ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो जो होम चार्जेस थे वो जो है इसमें क्या क्या थे? तो इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन दी जाती थी। ब्रिटिश में जो भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको पेंशन दी जाती थी, होम चार्जेस उनको बोले जाते थे। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार थे, रेलवे के गारंटीड ब्याज थे। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, और 1 से अधिक भी यहाँ पे दिया गया, तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 1 से अधिक, तो यहाँ पे तीनों सही है, तो इसलिए आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पे टेढ़ा कर दिया गया है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक तब होता जब 2 सही होता है ना, लेकिन यहाँ तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। और ये होम चार्जेस थे क्या? तो होम चार्जेस जो है ये अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। और उन्होंने बताया कि जो है होम चार्जेस का कॉन्सेप्ट बताया, और होम चार्जेस में बताया कि जो ब्रिटेन के जो भी है यहाँ पे अधिकारी काम कर रहे हैं, गवर्नर जनरल से लेके सब कुछ, तो उन लोग को जो भी पैसा वगैरह मिलता है भारत के, जो भारत से पैसा मिलता है उसी से वो पैसा जो है उनको दे देते हैं। इस प्रकार भारत से जो है पैसा जा रहा है भारत, मतलब वहाँ पे ब्रिटेन में जा रहा है, और इस प्रकार जो है ये होम चार्जेस के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो 1897 का ये नहीं पूछेगा कहाँ पे हुआ था, बस 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। ध्यान रखिएगा, अश्विनी कुमार दत्त महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और अश्विनी कुमार दत्त ने जो है 3 दिवसीय तमाशा कहा था। आपको कमेंट करके बताना है कि अश्विनी कुमार दत्त जो है किस फेमस संस्था से जो है संबंधित थे, जिसके बारे में हमने बात भी किया है। फिर साइमन कमीशन की किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन को 1927 में, याद रखिए 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है इस कमीशन का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे कमीशन का नाम हो जाता है या समिति का नाम हो जाता है। क्लेमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा क्लेमेंट एटली और सर जॉन साइमन ये 2 प्रमुख नेता थे। और क्लेमेंट एटली जब भारत आज़ाद हुआ तो ये इंग्लैंड के या ब्रिटेन के नेता थे। तो सर जॉन साइमन जो है ये इसके अध्यक्ष थे, और इनकी अध्यक्षता 1927 में हुआ था। और अगर बात करें तो जो है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 1928 में भारत पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? बॉम्बे उतरा था, और बॉम्बे पहुंचा था 1928 में। तो ध्यान रखना है, और इसका जगह जगह विरोध हुआ था, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। और जिन भी साथियों को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस करनी हो वो कर सकता है, चैनल प्लेलिस्ट में यहाँ पे इस क्लास में दे दिया जाएगा, इस कमेंट सेक्शन में, और साथ में जो आप टेलीग्राम पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और आगे चल के जो है हम आपको बहुत जल्दी जो है आज या कल में स्टार्ट कर देंगे आपको बीपीएससी हिस्ट्री स्पेशल, जिसमें आपको जो है एक जगह पे नोट्स हो जाएंगे बिहार के, और वहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और वो तैयारी चल रही है और उसका नोट्स प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आपको एक भी सिंगल प्रश्न आपके गलत ना हो। फिर 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो 1920 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना जो है एनएस हार्डिकर ने की थी, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जो है किस लिए महत्वपूर्ण थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करते थे। यह संगठन हिंदुस्तानी सेवा दल जो है कांग्रेस नेता एनएस हार्डिकर ने किया था, और यह कांग्रेस के अंतर्गत कार्य कर रहा था। और ये सदस्य जो होते थे गांधी टोपी पहनने के लिए जानते थे, जो गांधी टोपी के नाम से फेमस था। तो गांधी टोपी उस समय वो पहनते थे, हालांकि गांधी जी टोपी नहीं पहनते थे, लेकिन ये गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। फिर किसान क्या करे किसने लिखी? तो हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, जो कि बिहार के किसान नेता, सबसे बड़े किसान नेता थे, और इनके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो किसान से संबंधित जब भी आएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को गंभीरता से लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मुधोलकर। तो आपको सब ध्यान रखना है, और ये क्यों पूछा जाता है बार बार? क्योंकि बिहार में होने वाला ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था, पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। और ये कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर ऑप्शन में ना आए तो पटना भी लगा दीजिएगा, पटना दिया होगा तो पटना भी हो जाएगा, नहीं तो बांकीपुर। और आर.एन. मुधोलकर ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 1912 में। फिर मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड जो समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा, मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, और इन्होंने मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। पटना के कहाँ से किया था? तो पटना, ये भी ध्यान रखिए, पटना के सदाकत आश्रम से, और मौलाना मजहरुल हक ने किया था। और ये बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जो है नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया प्रश्न। और फिर पटना योग संघ देख लीजिए, 1927 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो पटना योग संघ की स्थापना 1927 में की गई है। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जिन भी साथियों ने नहीं देखा आप देखते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और फिर जब हम मैराथन आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लाएंगे, तब तो आपकी जो बल्ले बल्ले है, फिर आप जो है एकदम पूरा फुल मोड में तैयारी आपकी चल रही होगी। आगे बढ़ते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इस नारे को गढ़ा किसने था, यानी इस नारे को तैयार किसने किया था? तो जोसेफ बैप्टिस्टा ने। और ये कौन थे? तो ये जो है तिलक के सहयोगी थे, और इनको काका बैप्टिस्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पता ही है आपको। फिर आगे है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। आइए इनके बारे में भी देखते हैं। और ये मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, प्रश्न आया था बीपीएससी तैयारी में, सभी लोग जानते हैं जो भी पेपर दिए हैं। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इनके आगे बारे में और भी प्रश्न है, तो आगे ही डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में जो है इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया था, जो प्रश्न पूछा गया था 22 अगस्त 1907 को डेट भी याद रखिएगा, जर्मनी के स्टटगार्ट में, जगह भी याद रखिएगा, जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय स्वाधीनता का प्रथम झंडा फहराया था। तो पहली बार विदेश में भारत का झंडा किसने फहराया था? तो भारतीय स्वाधीनता का झंडा जो है मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। और उनके योगदान के लिए उनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। और यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। फिर आगे बढ़ते हैं, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी यानी 3 रंग तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आप जान गए होंगे, जर्मनी के स्टटगार्ट में। आगे बढ़ते हैं, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। बहुत महत्वपूर्ण है श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में, इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और साथ में इंडियन होम रूल सोसाइटी भी पूछे, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था। समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, द इंडियन सोशलॉजिस्ट समाचार पत्र का जो है स्थापना किसने शुरुआत किया था, प्रकाशन? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंडिया हाउस की स्थापना, और समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट। और इन्होंने जो है इंग्लैंड में जो भी महत्वपूर्ण भारत की तरफ से नेता जाते थे, ये सपोर्ट भी करते थे पूरी तरीके से, और इनसे सब जुड़े भी थे।
बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो ध्यान रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई लोगों को पता नहीं है ये बात कि 1903 में ब्रिटिश सरकार की जो मंशा थी कि बंगाल का विभाजन हम करेंगे, ये 1903 में ही पता चल गया था। ठीक है, तो 1903 में पता चल गया था, ऑफिशियल नहीं हुआ था, 1903 में पता चल गया था। तो 1903 से लेके 1905 तक, 1903 से लेके 1905 तक जो भारत का उदारवादी कांग्रेस का धड़ा था, जो उस समय प्रभुत्व में था, तो उदारवादी कांग्रेस का जो धड़ा था 2 साल तक, 1903 से लेकर 1905 तक अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी याचिकाएं रखी, मांगे रखी, समझाने का प्रयास किया गया याचिकाओं के द्वारा, है ना। लेकिन जो है सरकार के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए 1905 के बाद, 1905 में जब हम देखते हैं कि, और 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो इस वजह से जो है, चूँकि 2 साल में कुछ नहीं कर पाए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी कांग्रेस का धड़ा था, उसने बंगाल विभाजन का विरोध कर रहा था संवैधानिक तरीके से, है ना, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। तो इस वजह से जो गरम दल के नेता लोग थे, जिनके बारे में हमने बात किया, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, तो ये जो है फिर ये उग्र हो गए और उग्र होकर इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। और फिर बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 के बाद जब आप देखते हैं, तो मुख्यतः जो है किनका योगदान रहता है, गरम दल के नेताओं का, गरम दल के कांग्रेसी नेताओं का योगदान जो है रहा, और जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग यानी बंगाल विभाजन को बंग बोला जाता है। तो बंगाल विभाजन यानी बंग का मतलब बंगाल को भंग कर दिया गया है, भंग मतलब विभाजन कर दिया गया है। और इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905। और ये कब हुआ था बंगाल का विभाजन? घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, घोषणा कर दिया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, जगह याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की जो है विधिवत घोषणा कर दी गई थी 7 अगस्त को। और फिर इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ था, बायकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था। और फिर फाइनली 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तो थर्ड या तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट आए थे। पहली बार भारत में हुआ था कि ब्रिटिश सम्राट आए थे, वो अपनी वाइफ के साथ भी आए थे। तो उस समय ब्रिटिश सम्राट थे तो जॉर्ज पंचम थे। और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। और सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो रद्द घोषित कब किया गया था, ये भी डेट याद रखिएगा। तो 12 दिसंबर 1911, सिंपल याद रखना आपको, 1911 एक बढ़ा दीजिए, 12 दिसंबर 1911। और साथ में जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में भी पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 15 मार्च को पूछा गया था। तो उस प्रश्न का सही आंसर था, ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो उस प्रश्न का सही आंसर था 1912। पूरी डेट जानना है तो जान लीजिए, 22 मार्च 1912। और 22 मार्च 1912 की याद में बिहार सरकार हर साल जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाती है। तो बिहार स्पेशल के प्रश्न आपके हो गए। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो जब बंगाल से जो है उड़ीसा और बिहार को, यानी फिर बिहार को बंगाल से जब अलग किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 में। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यानी अगर मुसलमान को हम खुश रखेंगे तो भारत में ब्रिटिश सरकार वो मजबूत स्थिति में रहेगी। तो ये बात किसने किया था? तो यह बात जो है W हंटर ने किया था। और W हंटर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको ट्रिक लगाना हो तो W हंटर क्या होता है आप समझते हैं? कोड़ा मारने वाला। तो और इनका अब जाहिर सी बात है, मुसलमान को खुशी करेंगे, खुश करने के लिए जो है बाटो राज करो की नीति बनाएंगे। तो जो है W हंटर, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक लिखी थी? जो पूछा जाता परीक्षा में, द इंडियन मुसलमान। तो प्रश्न पूछता है कि द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? W हंटर ने। और इसमें इन्होंने क्या देखा था कि अगर हम मुस्लिम यदि खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम एक ही नहीं हो पाएंगे तो राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो कमज़ोर रहेगा।
और फिर इस तरीके से ब्रिटिश हमेशा के लिए भारत पर राज करते रहेंगे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, 1924। HRA जिसको बोलते हैं, 1924 में स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना आपको 3 नाम, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। तो सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी 3 लोगों ने मिलकर 1924 में इसकी स्थापना की थी। फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे जुड़ गए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद बहुत महत्वपूर्ण इसके नेता भी थे। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। इस प्रश्न में यह मान लिया गया है, कुछ जगह पे सोर्सेज दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से 20 जुलाई 1905, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा आपको डेट याद रखना 20 जुलाई 1905। और यहाँ पे चूंकि माना गया है, तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो मान लीजिएगा कि यही प्रश्न कॉपी किया गया। अगर यही प्रश्न कॉपी किया गया तो 19 जुलाई 1905 मान लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो वैसे डेट है जो ज़्यादा माना गया वो 20 जुलाई 1905 है। कुछ लोगों के द्वारा माना गया है, तो कुछ स्रोतों में देख सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। तो करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को जो है मृत्यु दंड दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, करजन वायली की हत्या इन्होंने की थी। और कब किया था? तो 1909 में, 1 जुलाई 1909 को। ये ईयर भी पूछा गया। तो मदन लाल ढींगरा ने जो है गोली मार की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसका आधार बनी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, और 1909 वाले को जो है हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? तो हमारे अरविंदो घोष ने की थी, जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से जो ये लेख लिखते थे, और इन्होंने बोला कि जो कॉमन पीपल हैं, जो गरीब किसान लोग, गरीब लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके साथ में जो कांग्रेस ने इतनी दूरी बना ली है, कांग्रेस के उदारवादी धड़े ने इतनी ज़्यादा दूरी बना ली है कि जो है अब इससे क्या ही कहा जाए। और इस वजह से जो है, अब जब आप देखते तो गरम दल का जो नेतृत्व था उसका सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था कि जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन जन आंदोलन का रूप लिया था। पहली बार ये भारत में आंदोलन हुआ था जिसने जन आंदोलन का रूप लिया था वास्तविक रूप में। और यहाँ पे इसलिए इन्होंने आलोचना किया था जो उदारवादी धड़ा था, और उदारवादी धड़े को इन्होंने कह सकते हैं बूढ़ा भी कहते हैं। तो बूढ़ा धड़ा था कांग्रेस का, उसको लिए नया लैंप दिखा रहे थे अपने लेखों के माध्यम से, रोशनी दिखा रहे थे, लालटेन दिखा रहे थे, कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सभी जानते हैं मेरठ में स्टार्ट हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, और एक कहाँ से, डेट भी याद रखिएगा 10 मई को। बाकी आपको जो है इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पे किसने किया? बिहार में किसने किया? तो बिहार में तो अब जानते ही हैं, बाकी प्रश्न तो कई बार आ चुका है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखना है, रट लीजिए इस प्रश्न को। तो किसान सभा के नेतृत्व में, तो किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। और 3 भाग का मतलब होता है कि 1/2 भाग ले रहे थे इनसे राजस्व। जो ब्रिटिश सरकार थी 1/2 राजस्व ले रहे थे। इनका डिमांड था कि 1/2 से 1/3 किया जाए, यानी ये 50% था, तो 50% से 33% जो है राजस्व को किया जाए, जो भूमि राजस्व लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, और अनुरूप लगान दर को 1/3 करने के लिए संघर्ष किया था। और ध्यान रखना आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका किसान सभा के नेतृत्व में। बहुत महत्वपूर्ण है। और ईयर भी ध्यान रखिएगा 1946, तेभागा आंदोलन 1946। ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण है पूरा, उसका ये आखिरी किसान आंदोलन है। तो आखिरी किसान आंदोलन है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है 1946 बंगाल में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन लोग थे? तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सदस्यों को एक विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन घोषित किया था। और इसमें कौन कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। और साथ में आप ध्यान रख सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये सब कैसे हो जाएंगे? तो कांग्रेस के नेता हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को तो कर्जन जलता था, जल के मरता रहता था। तो जब कांग्रेस के नेताओं से इतना ज़्यादा जलता था और बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देता था, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी, सभी जानते हैं। और दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में किया था। किस स्थान पर किया था? तो बम्बई में आर्य समाज। और इनका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इनका स्टेटमेंट था वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटो।
किसने नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज आंदोलन का पश्चात जो है जो प्रसार हुआ था पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाहौर में। फिर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो हमने आपको इससे पहले 2 बताए हैं, तो एक बचा था, तो ये भी देख लेते हैं। 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद फिर 1884 में मद्रास महाजन सभा, फिर 1885 में 3 आपको ध्यान रखने हैं। 1885 में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत में जो हुआ था उसका नाम अभिनव भारत था, और ये सीक्रेट सोसाइटी थी। 1904 में जानते ही हैं, यही हमारे विनायक दामोदर जो सावरकर थे, इन्होंने जो है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना लंदन में भी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। एक हिसाब से कह सकते भारत में तो ओपन कर ही रखा था, एक इसको विस्तार करने के लिए लंदन में भी इन्होंने 1906 में ओपन कर दिया था। और ये अभिनव भारत किसका भाग था? तो मित्र मेला को परिवर्तित करके और मित्र मेला का स्थापित किया था इन्होंने 1899 में। और ये सीक्रेट सोसाइटी थी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है, हमने आपको बताया है कि चुपके से सरकार को पता ना चले ऐसे काम करना और अपने जो है राष्ट्रवादी काम उसको आगे लेते जाना। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया हाउस की स्थापना हमने देखा था किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था इंडिया हाउस का। उसी इंडिया हाउस से जुड़े थे विनायक दामोदर सावरकर बाद में जाके, और फिर 1906 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो आप सभी जानते हैं कि चंपारण आंदोलन जो है किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के कैश क्रॉप्स नकदी फसल के विरोध में। और वो नकदी फसल का नाम क्या था? तो नील को क्या बोलते हैं? इंडिगो। तो नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, और 3 कठिया पद्धति उस प्रथा का नाम था। तो 3 कठिया पद्धति के तहत किसानों को परेशान किया जा रहा था काफ़ी टाइम से। और 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जो है किसानों को 3/20 भाग पे अपने ज़मीन पे 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। नहीं करते तो उनको जो उस समय यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो मालिक थे उस समय जो बागान के, तो उनको जो है उनको क्या देना पड़ता था? क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था अगर वो नहीं उगाते थे। और इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था, जिसके बारे में हमने आपसे बहुत डिटेल में कई बार प्रश्नों में बात किया है। और फिर इस पर जो है कैसे बंद किया गया था 3 कठिया पद्धति को? 3 कठिया पद्धति को जो है चंपारण कृषि राहत अधिनियम, चंपारण एग्री जो है रिलीफ एक्ट कह लीजिए 1918, तो चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो है 1918 बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बारे में हमने डिटेल में कई बार प्रश्नों में बात किया है। आगे बढ़ते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसका आंसर जानते हैं। तो आंसर है इसका जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। रट लीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, और जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। और 1934 में जो है जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के स्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राम मनोहर लोहिया भी इससे जुड़े हुए थे। तो और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1934 में पटना में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1934 में पटना में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। और बात की जाए तो आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जयप्रकाश नारायण जो कौन थे? तो ये सचिव थे। ऐसे याद रख सकते हैं, आचार्य बड़े होते हैं, आचार्य गुरु जी होते हैं, तो गुरु जी को अध्यक्ष बना दिया है। और जयप्रकाश नारायण उम्र में छोटे थे, युवा थे, तो वो सचिव बन गए। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। और किसके उसमें पृष्ठभूमि में किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, और इन्होंने नेपाल में, कहाँ पे? तो नेपाल के तराई जंगलों में बकरी का टापू एक जगह था, वहाँ पे इन्होंने अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। और साथ में अगर हम बात करें तो जो है सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है भागलपुर में हमने आपसे डिस्कस भी किया है। तो सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है सियाराम दल की भी स्थापना हुई थी। और इससे रिलेटेड हमने आपको प्रश्न भी कराया था, तो आपको याद आया होगा। आपको क्या याद आया है सियाराम दल से संबंधित? वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। उषा मेहता किसके लिए जानी गई? तो इन्होंने जो है
सीक्रेट रेडियो चलाया था 1942 में। और इन उषा मेहता जी पे जो है, और इस सीक्रेट रेडियो चलाने के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, और बहुत ही युवा नेता थी ये कांग्रेस की, और महिला नेता थी, मेन बात था। और इनके ऊपर एक बहुत ही शानदार फिल्म बनी है, अगर आपको जब भी समय मिलेगा आप ज़रूर देखिएगा उषा मेहता पे। और जो है, और इस मूवी में जो है सारा अली खान जी ने जो है उषा मेहता का रोल किया। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। उसमें पूरा जो सीक्रेट गतिविधियां हैं, पूरा उषा मेहता ने जो आयोजित किया था, किस संघर्ष के साथ में आयोजित किया, तो पूरा दिखाया गया कि कैसे जो चुपके से जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी। वो अंडरग्राउंड का मतलब कि ब्रिटिश सरकार लगातार पीछे पड़ी थी कि आखिर चला कौन रहा है पूरे भारत में, जो है सीक्रेट रेडियो के माध्यम से, सीक्रेट गुप्त रेडियो के माध्यम से पूरे भारत में आंदोलन की लौ को जला कौन रहा है, कौन इतना प्रचार प्रसार कर रहा है। और ये क्या करती थी, तो गांधी का, जवाहरलाल नेहरू के, जो बड़े बड़े नेता थे, राम मनोहर लोहिया के, सबके ये जो क्या करती थी, जो स्पीचेस होते थे, भाषण होते थे, तो ये प्रसारित कर करके भारतीयों को प्रेरित कर रही थी कि भारत की जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया है, अब ये अंत होगा, मतलब ब्रिटेन को हटा के ही हम इसका दम लेंगे। तो आप समझ सकते कि कितना ज़्यादा ये मेहनती इन्होंने काम किया था, और साथ में इनको जो है इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो उषा मेहता को आप ध्यान रखिएगा। और राम मनोहर लोहिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे ही आगे चलकर। फिर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड, तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड यहाँ है, तब तक हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जो लड़ा भिड़ा कर बांट करो राज करो की नीति कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पे आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि यह स्टेटमेंट दिया महात्मा गांधी ने, और ये कहीं पब्लिकली नहीं दिया था। इन्होंने लुई फिशर को एक साक्षात्कार दिया था। लुई फिशर कौन थे, तो ये जीवनीकार थे, जीवनीकार, रट लीजिए नाम। लुई फिशर कौन थे, तो जीवनीकार थे, बायोग्राफर, इंग्लिश में बायोग्राफर बोला जाता है। बायोग्राफर का मतलब होता है, जीवनीकार का मतलब होता है कि लुई फिशर ने जो है गांधी जी के जीवन के बारे में पूरा लिखा, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में लिखा। और इन्हीं के वजह से जो है, लुई फिशर के वजह से जो है पूरी दुनिया में, पूरे भारत को की जनता को, पूरी दुनिया को गांधी जी के जो महत्वपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में जानकारी हुई है इन्हीं की पुस्तक से। और इनकी जो उनकी और इस प्रकार ये जीवनीकार हैं महात्मा गांधी के। बाकी महात्मा गांधी की आपने आत्मजीवनी पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो महात्मा गांधी जी ने खुद लिखी है। और जीवनी क्या होती है, जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन के बारे में लिखता है तो उसको हम जीवनी बोलते हैं। तो ये जीवनीकार थे यानी बायोग्राफर थे। तो लुई फिशर का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को दी गई थी। और यह नाम आप ध्यान रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को ये भी पूछा गया है कहाँ पे, तो गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे, तो HSRA। और एस वर्ड कौन लगाया था, सोशलिस्ट वर्ड किसने लगाया था HRA में, तो HRA में सोशलिस्ट वर्ड लगाया था भगत सिंह ने। और भगत सिंह जो है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं। और यहाँ आर्मी की जगह एसोसिएशन भी प्रयोग किया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जो हमेशा आज़ाद रहे, ऐसे क्रांतिकारी भारत के जो हमेशा आज़ाद रहे, ब्रिटिश सरकार का भी इनको पकड़ नहीं पाई जिंदा रहते हुए। और कब हुआ था, तो 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान, जहाँ पे दिल्ली में जब भी IPL मैच होता है तो यहीं पे होता है, फिरोजशाह कोटला मैदान में, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम भी बोला जाता है अब। तो 1928 में जो है HRA का नाम बदल के HSRA किया गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बैठक हुई थी, HRA का नाम HSRA रख दिया गया था। और सोशलिस्ट वर्ड किसने सजेस्ट किया था, तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने। फिर निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस रट लीजिए इस प्रश्न को, कहीं भी टपक सकता है। तो बिस्मिल अजीमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, कन्फ्यूज मत करिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो बिस्मिल अजीमाबादी। पूरा नाम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। राम प्रसाद बिस्मिल का ही दे दे तो वो नहीं लगाना, वो गलत हो जाएगा आपका। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, तो सभी लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च को हम शहीद दिवस भी मनाते हैं इन्हीं की याद में। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। आइए महत्वपूर्ण देख लेते हैं।
तो ये किसके सदस्य थे? तो HSRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। और 2 सदस्य कौन कौन से? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 नाम याद रख लीजिए। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ में 8 अप्रैल 1929 को, डेट याद रख लीजिए, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था इन्होंने? बम फेंके थे। हल्के फुल्के फुस्सी बम थे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। और वो हल्का फुल्का बम इसीलिए डाला था कि जो बाहरी सरकार है, यानी जो ब्रिटेन की या ब्रिटिश भारत में जो है, जो अंग्रेजी सरकार है जो बहरी हो रखी है, वो जो है कह सकते हैं उनको सुनाने के लिए बम फेंकेंगे तभी उनको सुनाई देगा। और आज के डेट में जो सरकार ने भी जो भारतीय जो हम जैसे युवाओं की जो हालत कर रखी है बेरोजगारी की वजह से, इससे भी कभी कभी लगता है कि जो उस टाइम उन्होंने जो बहरों को सुनाने के लिए जो किया था, तो वो मतलब आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो जो सरकार बहरी हो जाती, नहीं सुनती हैं, छात्रों के हित में नहीं काम करती है, तब फिर युवाओं को जो है रोष आता ही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो 8 अप्रैल 1929 को जो बम फेंका था, ये ध्यान रखिएगा। फिर उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। तो लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा क्यों चलाया गया? क्योंकि याद करिए 1927 में, जो 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे लाठीचार्ज से, तो लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसका बदला लेने के लिए जो है लाहौर में जो है शहीद आजम भगत सिंह ने जो है हत्या कर दी थी, जो उसके लिए जिम्मेदार थे। हालांकि वो दूसरे व्यक्ति को उन्होंने हत्या कर दी थी, तो इसलिए लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। और उसमें कौन कौन शामिल थे? तो भगत सिंह शामिल थे, राजगुरु शामिल थे और सुखदेव। इन तीनों लोगों ने जो है अपना मिलके उस जो है अंग्रेज अधिकारी को मारा था स्टेशन पे, लाहौर स्टेशन पे। इस वजह से जो इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चला था। और केंद्रीय असेंबली जो बम कांड था उसके लिए इनको सज़ा नहीं दी गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए जो बटुकेश्वर दत्त को सज़ा नहीं दी गई थी, आप ध्यान रखिएगा। बटुकेश्वर दत्त को जेल हो गया था, तो 23 मार्च को ये हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। सुखदेव भगत सिंह, ये तो हो ही गया है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, BPSC में पूछा गया तो पूछ ही सकता है। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, सोच लीजिए कितने युवा थे। फिर अनुशीलन समिति थी, तो ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी संगठन था। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। कब हुई थी? तो 1902 में। और इसके कई सारे ब्रांचेस थे, जैसे मिदनापुर में था, बंगाल में, कलकत्ता वाली जगह में, तो मिदनापुर में, और दूसरा जो आज के बांग्लादेश में, ढाका में। तो इसकी स्थापना ज्ञानेन्द्रनाथ बसु ने की थी, जो मिदनापुर में था। और ढाका में जो था वो पुलिन बिहारी दास ने। ढाका का जो अनुशीलन समिति था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पुलिन बिहारी दास। और इसके अलावा बात करें तो अनुशीलन समिति थी, तो उसके जो संस्थापक सदस्य अगर आपसे पूछें तो आपको सतीश चंद्र बसु का नाम ध्यान रखना है, परमनाथ मित्र का नाम ध्यान रखना है, जतिनाथ बनर्जी का नाम, 3 नाम ध्यान रखना है आपको। तो सतीश चंद्र बसु, परमनाथ मित्र, जतिनाथ बनर्जी। बाकी ज़्यादातर सतीश चंद्र बसु और परमनाथ मित्र देता है, बाकी इसके अलावा आप इसको हटा ही दीजिए, नहीं कन्फ्यूजन होगा बेवजह। बाकी जतिनाथ बनर्जी भी संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। बरिंद्र कुमार घोष भी माने जाते हैं। और बरिंद्र कुमार घोष कौन थे? तो अरविंदो घोष के ये भाई थे। तो सतीश चंद्र बसु, परमनाथ मित्र, पी मित्र भी लिख के आता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की। आइए अगला प्रश्न देखिए, आया था ना, आप लोग को याद भी आया होगा कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सचिननाथ सान्याल ने। इसके बारे में हमने डिटेल में BPSC TRE के प्रश्न में कर लिया, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है चटगांव शस्त्रागार धावे, चिटगांव आर्मरी रेड किसने किया था? तो सूरसेन के नेतृत्व में किया गया था। इनको मास्टरदा कहा जाता है और इनके ऊपर मूवी भी बनी है। और हमारे जो है आदरणीय कह सकते हैं, जो हमारे बहुत ही महान एक्टर हैं आज के डेट में, और वो बिहार से संबंधित हैं, तो उन्हीं के जो है, उन्हीं ने सूरसेन का मास्टरदा का नेतृत्व किया है। उनका नाम है, क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा हमको, वाजपेयी जी। हाँ, तो जो वाजपेयी जी हैं, तो उन्होंने ही इनका एक्टिंग किया। तो आप जब भी मौका मिलेगा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और बिहार के हैं भी वाजपेयी जी, आप जानते ही हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने किया था। और इसके अंतर्गत इन्होंने कहाँ पे किया था? तो अपनी पुस्तक, तो वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ध्यान रखिएगा, अरविंदो घोष ने वंदे मातरम पुस्तक लिखी है। इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यही फ़र्क था। जो उदारवादी थे वो कहते थे कि अरे इस तरीके से थोड़े ना करेंगे, तो यही फ़र्क था। और जो गरम दल के नेता थे कहते थे नहीं, सामने सामने से, जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक हम जो है कहाँ से अपना स्वशासन लाएंगे, कहाँ से स्वराज लाएंगे।
फिर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड कहाँ हुई थी? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किस जगह पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को। तो आपको पता भी है, इसके बारे में हमने कई बार प्रश्न देखे भी हैं। तो 1913 में किसके नेतृत्व में? सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में हुआ था। और ये गदर नाम का अखबार ही चलाते थे, तो गदर नाम का, और इसी वजह से इनका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। तो गदर पार्टी भी पूछे तो, और लाला हरदयाल इसके जो है पथ प्रदर्शक थे। तो प्रश्न जो ऑप्शन देता है लाला हरदयाल देता है, तो दो नाम ध्यान रखिएगा कि जो है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ये दो नाम आपको ध्यान रखना। 1913 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? रास बिहारी बोस जुड़े थे, और फिर जो है मैडम भीकाजी कामा भी इससे जुड़ी हुई थी। तो समझ सकते हैं कि महिला होकर जो है ये किस लेवल पे उस समय काम कर रही थी, इसलिए इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला गया, क्रांतिकारियों की जननी, माँ, या जो भी कह लीजिए। फिर भाई परमानंद, और जिनके बारे में आप जानते होंगे जो दिल्ली में रहते होंगे साथी, तो परमानंद कॉलोनी भी इन्हीं के नाम पे है, निरंकारी के पास में। और फिर आगे बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, और 21 अप्रैल 1913 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ईयर भी ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा अखबार चलाते थे? तो गदर नाम से अखबार भी चलाते थे, उर्दू अखबार था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास। और इसी अधिवेशन में जो है उरांव जनजाति ने भाग लिया था, ये भी प्रश्न पूछा था। और किसके नेतृत्व में भाग लिया था? तो गुलाब तिवारी जो है उरांव जनजाति का नेतृत्व कर रहे थे। और उरांव जनजाति से संबंधित जो है ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1914 में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और 1914 में जो आंदोलन चला था जतरा भगत के नेतृत्व में चला था, जतरा भगत के नेतृत्व में संत थे ये उरांव समुदाय से। और 1919 में जाके जो उरांव जनजाति का आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गया। उसके बाद फिर जो है ये कांग्रेस से पूरी तरीके से जुड़ गए। गुलाब तिवारी उस समय जो है आए थे 1922 में। तो अभी ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में उरांव जनजाति 1922 के अधिवेशन में आई थी। वो कहाँ हुआ था? तो गया बिहार में हुआ था, और बिहार में होने वाला ये दूसरा अधिवेशन था। तो ध्यान रखिएगा, पहला हुआ था 1912 में और दूसरा हुआ था 1922 में। इसलिए आप देखते हैं कि 1912 1922 वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसीलिए क्योंकि बिहार स्पेशल है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CR दास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और फिर आपको इसी अधिवेशन में जो है जब इनका बात नहीं बना था तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। जनवरी 1923 में स्थापना की थी। तो वर्ष ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? सभी जानते हैं, राजकुमार शुक्ला आए थे। किसके साथ आए थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ में आए थे। किससे मिले थे? तो महात्मा गांधी से मिले, समस्याएं बताई महात्मा गांधी, 3 कठिया पद्धति के बारे में जाने समझे। और फिर 10 अप्रैल 1917 कब पहुँचे गांधी जी चंपारण? तो 10 अप्रैल 1917 कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे। फिर चंपारण सत्याग्रह किया, और सफलतापूर्वक जो है जो नील किसान थे चंपारण के, उनका जो दुख दर्द था उसको समाप्त करते हुए हमेशा के लिए जो बागान मालिकों की जो है जो मनमानी चल रही थी 3 कठिया पद्धति के माध्यम से, उसको समाप्त कर दिया। फिर है तो राजकुमार शुक्ला ध्यान रखना। और प्रश्न पूछ सकता है कि राजकुमार शुक्ला को किसने प्रेरित किया था, किसने सलाह दिया था कि आप जाइए महात्मा गांधी जी से मिलिए या कांग्रेस से जाके बात करिए, महात्मा गांधी जी वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो यह कहा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो यह भी ध्यान रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, और आप लोग प्लीज़ जो है कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि जो नए अभ्यर्थी आते हैं उनको एक फीडबैक मिल सके। जब तक उनको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक वो वीडियो को देखेंगे नहीं, और जब तक नहीं देखेंगे तो आप जैसे जो मतलब साथी हैं हमारे, तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो भटके नहीं, और अच्छे से तैयारी सभी की हो पाए। और जो भी कोचिंग के उसमें फेर में पढ़ के जो बर्बाद हुए हैं कई सारे अभ्यर्थी, बर्बाद ही हम कहेंगे, क्योंकि नौकरी मतलब वो कई बार T1 में नहीं हुआ, T2 में नहीं हुआ। रीज़न बस यही था कि जो दुनिया भर के प्रश्न कराते थे और वो प्रश्न कभी परीक्षा में आते नहीं थे। जब आते नहीं थे तो कहाँ से प्रश्न सही होंगे, और आते आते प्रश्न गलत हो जाते थे। कारण ये था कि उस प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं करके जाते थे, और कोचिंग वाले अपना ही प्रश्न पत्र दिए रहते थे जो कि कोई काम का नहीं था। अब बताइए जो प्रश्न आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपका कितनी बार रिविजन हो चुका होगा कई सारे साथियों का। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था पूरे भारत में। और इससे पहले जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी।
और 6 अप्रैल को दांडी में पहुंच के इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और फिर नमक सत्याग्रह पूरे भारत में स्टार्ट हो गया। और बिहार में जो है चौकीदारी कर, नमक सत्याग्रह के अंतर्गत चौकीदारी कर ना देने का जो है या चौकीदारी कर देने से इनकार करने का आंदोलन चला था। और क्यों चला था? क्योंकि भाई वहाँ तो न वहाँ पे जो है समुद्र तो था नहीं बिहार में कि समुद्र में जाए नमक कानून तोड़ें। तो वहाँ पे जो है एक फैसला किया गया आंदोलनकारी के द्वारा कि चौकीदारी जो कर 1907 से जो ज़बरदस्ती हमसे अंग्रेजी सरकार ले रही है वो अब हम नहीं देंगे। और ये भागलपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में चौकीदारी कर देने से इनकार करने का जो आंदोलन था, नो चौकीदारी कर नहीं देंगे, तो इसका आंदोलन का नेतृत्व भागलपुर में किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। महादेवलाल सराफ ने प्रश्न पूछा गया है, महादेवलाल सराफ ने किया था। याद आ गया होगा आपको, रिवीजन भी हो गया होगा। और साथ में भागलपुर सारण में भी ये इसका विस्तार था। फिर आगे बढ़ते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? तो ध्यान रखिएगा, जो है सरदार उधम सिंह फेमस है और उनके ऊपर भी मूवी बनी है। विक्की कौशल को आप जानते होंगे, जो कि कटरीना कैफ के हस्बैंड भी हैं। दोनों लोग एक्टर एक्ट्रेस सफल एक्ट्रेस माने जाते हैं। तो विक्की कौशल जी ने जो है सरदार उधम सिंह के ऊपर मूवी बनाई थी। और जब भी मौका मिलेगा पेपर बाद आप ज़रूर देखिएगा। और इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो ध्यान रखिएगा, जनरल डायर ने, जिसने मतलब वहाँ पे लोगों को मारने का आदेश दिया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड डायरेक्टली करवाया था, वो नहीं था। लेकिन जो समय जिसके अंडर में पंजाब था उस समय, माइकल ओ डायर, उसकी हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने। तो आपको ध्यान रखना है। और कब किया था? तो ये भी ध्यान रखना, मार्च 1940 में। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो आप जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया फॉर इंडियंस जो है ये किसने लिखा? तो CR दास ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो CR दास जी ने लिखी है। आगे बढ़ तो इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है वो CR दास, जिनको चित्तरंजन दास बोला जाता है। और चित्तरंजन दास के बारे में याद आ गया होगा कि आपको ये किसके राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के ये राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। और आप लोगों को मेरा सहयोग जो मैं अपनी तरफ से आपके लिए इतने कम समय में मैंने किया है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मैं बहुत और प्रेरित होऊंगा जब आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा, तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट का भी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और यंग इंडिया की जब बात आए तो यंग इंडिया ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया गांधी जी है। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा यंग नाम से कि युवा है तो आप एनी बेसेंट को लगा दिए, नहीं, यंग इंडिया गांधी जी का है। और गांधी जी का इसके अलावा नवजीवन है। इंडियन ओपिनियन गांधी जी का सबसे पहला, याद आया होगा आपको, तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी का सबसे पहला है। और नवजीवन, और इसके अलावा जो हरिजन, ये 4 समाचार पत्र जो गांधी जी के हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हमने पहला दूसरे प्रश्न में देखा था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी 1906 में। और पहली बार जो है स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पे पास किया गया था। जैसा भी था तो स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आप जो है जो संस्थापक सदस्य हैं इनका भी ध्यान रखिएगा, मोहसिन उल मुल्क और वकाल उल मुल्क। तो मोहसिन उल मुल्क का भी नाम ध्यान रखिएगा। और लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपसे जो प्रश्न पूछता है वो क्या पूछता है कि किसने स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान, या मोहसिन उल मुल्क भी थे साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था वो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 बोला जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी बोला जाता है। इसी से जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की व्यवस्था की गई, जहाँ से फिर हिंदुओं मुसलमानों में एक कह सकते दूरी हो गई। फिर निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में TS अलकाट का नहीं था। और TS अलकाट ने किसकी स्थापना की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो TS अलकाट और मैडम ब्लातस्की ने किसकी स्थापना की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। बाकी एनी बेसेंट ने जो है
होम रूल लीग की स्थापना की थी कहाँ पे? तो मद्रास में। कब की थी? तो सितंबर 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में हेडक्वार्टर बनाया था। कब इन्होंने स्थापना किया था? तो अप्रैल 1916 में। और एम सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग था मद्रास में उससे जुड़े थे। बाकी टी.एस. आलकाट को हमने बता दिया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने मैडम ब्लातोस्की के साथ में मिलकर। फिर अगला प्रश्न है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये किया था 1917 को। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय के आयोग का कब नियुक्त किया था? तो ये 1917 में किया था, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना देख लिया आपने, ये भी प्रश्न तैयारी में पूछा गया था। तो 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना जो है किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और वहाँ पे पूछा गया था कि पटना जो पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था कि पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 आंसर था। लेकिन ये प्रश्न अब पूछ सकता है कि सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल किस समाज द्वारा की गई थी, किस सोसाइटी द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल क्रिश्चियन संस्था थी, ये क्रिश्चियन संस्था थी। और 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना हुई। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न कोई नए नहीं आए हैं, सब पुराने प्रश्न हैं। ये 2023 में ही पूछा गया, वहाँ से उठा लिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। और आप वहाँ तो समझ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस का, और साथ में भले आपको थोड़ा सा समय लगता हो लेकिन आपका बराबर बाकायदा पूरा रिवीजन हो जाता है। और इस रिवीजन से आपको फिर दूसरा किताब पुस्तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रयास समझ में आ रहा होगा। और फिर किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया गया था? तब सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं हैं उसको हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा, क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ ने जो है इसका काम किया था, तो उन्हीं के नाम से रेडक्लिफ लाइन बोला गया। भारत पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है इसीलिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रश्न जो है ख़त्म होने वाले हैं। और फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करेंगे। तो किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना की? तो होल्ड मैकेंजी ने स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी, अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो 1893 में। फिर आगे बढ़ते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने पवनार महाराष्ट्र से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1940 में विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पवनार महाराष्ट्र से उन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ये समझते हैं। तो और ये भी ध्यान रखना 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940। और ये क्यों शुरू हुआ था? तो भारतीयों को जो उस समय जो वायसराय था उसने जो है भारतीयों को उससे बिना पूछे, कांग्रेस से बिना पूछे जो है भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। 1939 में शामिल कर लिया था। तो उसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और प्रश्न पूछता है पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्म कुमार दत्त हैं, ब्रह्मदत्त हैं। नाम हमें अचानक से ध्यान नहीं आ रहा, तो ब्रह्म कुमार दत्त चेक कर लीजिएगा आप एक बार, या ब्रह्मदत्त है या ब्रह्म कुमार दत्त हैं। तो ये तीसरे जो है सत्याग्रही थे। आगे बढ़ते हैं। 1918 में मोनफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, तेज प्रताप सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, उन्होंने गठन किया। तो ध्यान रखिएगा कि 1918 में मोनफोर्ड सुधार जब आए थे तो कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई। एक ने कहा सुधार अच्छे हैं, एक ने कहा सुधार अच्छे नहीं हैं। तो जो एक उदारवादी अवशेष था पुराना वाला, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपको नाम याद आया होगा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सप्रू, जयकर, ये सब, तो इन्होंने जो है इससे नाराज़ हो गए और फिर इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का स्थापना किया था। और नाराज़ किस लिए हो गए थे कि जो है कांग्रेस ने इसका जो है विरोध कर दिया था और असंतुष्टि दर्ज कराई थी कि जो है इससे कुछ हमको लाभ नहीं हुआ है। तो इस वजह से, और ये चाह रहे थे कि हम जो है सरकार का सहयोग करें। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और कब किया था? तो 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन, राष्ट्रीय उदारवादी संघ नामक नए दल की स्थापना की गई थी। फिर ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो है अब इसके बाद जो है आपको भारत के भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ होगी। भारत के भूगोल की कक्षाएं आपकी प्रारंभ होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित। और इसमें जो है आपके, और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये आप क्लास देख रहे हैं तो ये TGT 6 to 8 TGT हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और साथ में जो है अगर बात की जाए अब भूगोल की जो कक्षाएं आएंगी वो भी जो है इसी प्रकार 6 से 8 भूगोल के लिए, 9 से 10 भूगोल के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, क्योंकि प्रश्नों का स्तर PRT से लेकर PGT तक एक ही समान है। GS पार्ट सेकंड में जो प्रश्न आते हैं यहीं से आते हैं।
तो आशा करते हैं आप लोगों को कक्षा समझ में आई होगी और आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।